Good morning, student. Today I will explain a new topic of this chapter. This topic is meaning and objective of economic planning in India. Okay, first of all, what is economic planning? Economic planning is a way of organizing and using our resources in order to provide social welfare to the public. ओके, इकोनॉमिक प्लानिंग एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को इस तरह से यूटिलाइज करते हैं और यूज़ करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम वेलफेयर पब्लिक को प्रोवाइड कर सकें. इकोनॉमिक प्लानिंग इज दैट प्रोसेस इन विच वी यूज आवर रिसोर्सेज in such a way that we can provide maximum social welfare to the public. Actually, our main aim is that to use our resources in such a way that we can produce maximum goods with minimum resources without wastage of resources. ओके, तो इकोनॉमिक प्लानिंग एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, यूज करते हैं ताकि मैक्सिमम वेलफेयर पब्लिक को प्रोवाइड कर सकें. एक्चुअली हमारा जो एम है वो ये है कि हम रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करें कि मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम गुड्स प्रोड्यूस करें और वो रिसोर्सेज बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होने चाहिए. ओके, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए. सारे रिसोर्सेज को हम इफेक्टिवली यूटिलाइज करें, फुल यूज करें, रिसोर्सेज वेस्टेज ना हो और मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम गुड्स प्रोड्यूस करें और रिसोर्सेज को इस तरह से ऑर्गेनाइज करें, यूटिलाइज करें कि उन रिसोर्सेज से पब्लिक वेलफेयर मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोवाइड होना चाहिए. इसे कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग. हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो एक है ह्यूमन रिसोर्सेज. जो ह्यूमन बीइंग है वो भी एक रिसोर्सेस है, ह्यूमन कैपिटल. इसके अलावा रॉ मटेरियल वो भी एक रिसोर्सेस है. मेटल, नॉन मेटल, पेट्रोल, डीजल ये भी एक रिसोर्सेस है. ओके, मशीन्स, टेक्नोलॉजी ये भी एक रिसोर्सेस है. तो इकोनॉमिक प्लानिंग एक वो प्रोसेस है जिसमें हम अपने सारे अवेलेबल रिसोर्सेज को इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं ताकि इन रिसोर्सेज से मैक्सिमम वेलफेयर पब्लिक को प्रोवाइड किया जा सके और रिसोर्सेज को हम इस तरह से यूज करते हैं ताकि मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम गुड्स प्रोड्यूस हो और वो रिसोर्सेज वेस्टेज ना हो. So economic planning is that process in which we organize and utilize our available resources in such a way that we provide maximum social welfare to the public. Our aim is that to produce maximum goods with minimum resources without wastage of resources and all the resources are effectively utilized. Okay, it is known as economic planning. इकोनॉमिक प्लानिंग एक वो प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को इस तरह से ऑर्गेनाइज और यूज करती है ताकि मैक्सिमम सोशल वेलफेयर प्रोवाइड किया जा सके. और इकोनॉमिक प्लानिंग का जो एम होता है वो ये होता है कि मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम गुड्स प्रोड्यूस करें, रिसोर्सेज वेस्टेज ना हो और सारे के सारे रिसोर्सेज का इफेक्टिवली ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, वो वेस्टेज नहीं होने चाहिए. ओके, ये इसे कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग. अब इकोनॉमिक प्लानिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं. उन ऑब्जेक्टिव्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इज टू रिमूव पॉवर्टी. इकोनॉमिक प्लानिंग का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है एक कंट्री के अंदर पॉवर्टी को रिमूव करना. एक्चुअली गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट किए थे पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, जिसे कहते हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स. ये बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने चलाए थे पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए और वो प्रोग्राम काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो सक्सेसफुल भी रहे
और काफ़ी हद तक प्रोग्राम, और लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर अब भी जो है काफ़ी लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन है इसके अंदर। एक्चुअली ये कहा जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज द मेन रूट ऑफ पॉवर्टी। अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी की मेन जड़ है। कोई भी इंसान गरीब क्यों है? कोई भी इंसान इसलिए पुअर है क्योंकि वो अनएम्प्लॉय है। जब वो अनएम्प्लॉय है तो उसकी इनकम जीरो है, और इनकम जीरो है तो वो अपनी बेसिक नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। जब वो बेसिक नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा तो वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है। तो पुअर पर्सन इज दैट पर्सन हु इज अनेबल टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड। Why he is unable to satisfy the basic need? Because he has no money. Why he has no money? Because he is unemployed. He has no source of income. So the main reason is that if a person is unemployed, it means he has no money, he has no source of money. That's why he is unable to satisfy the basic need. So he is remain below the poverty line. तो पॉवर्टी का जो मेन कॉज है वो ये है कि एक इंसान गरीब में भी इस वजह से भी है क्योंकि वो बेसिक नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, और बेसिक नीड को इसलिए सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास जो है वो इनकम नहीं है, अमाउंट नहीं है, और अमाउंट और इनकम इसलिए नहीं है क्योंकि वो अनएम्प्लॉय है। तो अगर एक इंसान अनएम्प्लॉय होगा तो उसकी सोर्स ऑफ इनकम जीरो होगी, उसके पास है ना, तो इनकम जीरो होगी तो वो बेसिक नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, तो बिलो द पॉवर्टी लाइन हो जाएगा। ओके, इसलिए कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी की मेन जड़ है। अनएम्प्लॉयमेंट इज द मेन रूट ऑफ पॉवर्टी। तो अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव कर देंगे तो पॉवर्टी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। अगर हम हर पुअर पर्सन को जॉब प्रोवाइड करें उनकी स्किल और एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग्स, तो अगर हम पुअर पर्सन को जॉब प्रोवाइड करेंगे तो उस जॉब से उनको कुछ सैलरी मिलेगी, उस सैलरी से वो अपनी बेसिक नीड को सेटिस्फाई करेंगे तो पॉवर्टी लाइन के अबव आ जाएंगे। इस तरह से पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए सबसे पहले हमें अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव करना पड़ेगा। जब अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव हो जाएगा तो पॉवर्टी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। If we want to remove poverty, for this purpose we must remove unemployment. If we remove unemployment, then poverty automatically remove. The main objective of the economic planning is to remove poverty. For this purpose it is very necessary that to provide job to the poor person. If we provide job to the poor person, then this poor person gets some salary, and with the help of this salary they can fulfill their basic need. In this way they can come above the poverty line. ओके, तो पॉवर्टी रिमूव करने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो ये है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव करें। गवर्नमेंट पुअर पर्सन को उनकी स्किल और एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग पुअर पर्सन को जॉब प्रोवाइड करें। उस जॉब से उन्हें जो सैलरी और वेजेस मिलेगी उससे वो बेसिक नीड सेटिस्फाई करेंगे, और बेसिक नीड सेटिस्फाई करने के बाद वो पॉवर्टी लाइन के अबव आ सकते हैं। इस तरह से पॉवर्टी काफी हद तक रिमूव हो सकती है। एक इसमें पॉइंट ये है। सेकेंड, एक्चुअली सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रोवाइड सोशल इंटरेस्ट ओवर सेल्फ इंटरेस्ट। टू प्रोवाइड सोशल इंटरेस्ट ओवर सेल्फ इंटरेस्ट, ये सेकंड ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक प्लानिंग का। एक्चुअली इकोनॉमिक प्लानिंग का जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमें अपना सेल्फ इंटरेस्ट को इग्नोर कर सोशल इंटरेस्ट प्रोवाइड करना, ये हमारे लिए मेन प्रायोरिटी होना चाहिए, मेन एम होना चाहिए। कि हम ये ना देखें कि जितने भी कंपनीज हैं वो कंपनीज सिर्फ ये ना देखें कि हमें प्रॉफिट होना चाहिए, और ऐसा ना हो कि प्राइवेट कंपनीज अपना सेल्फ इंटरेस्ट, अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए कस्टमर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अडल्टेशन कर रहे हैं, हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। इससे उनका अपना सेल्फ इंटरेस्ट तो अचीव हो जाएगा, प्रॉफिट तो मैक्सिमम अर्न कर लेंगे, लेकिन कस्टमर को उसमें नुकसान पहुंचेगा। उनको एडल्टेशन वाला गुड्स प्रोवाइड किया जा रहा है, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, प्राइस हाई चार्ज कर रहे हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं। ओके, तो इससे क्या है कि सेल्फ इंटरेस्ट तो अचीव हो गया, मैक्सिमम प्रॉफिट तो अचीव हो गया, लेकिन इससे जो सोशल वेलफेयर है वो अचीव नहीं हो पा रहा, सोशल इंटरेस्ट अचीव नहीं हो पा रहा, कस्टमर को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं।
इसके अंदर इवन कभी कभी इन्वायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है कंपनीज की वजह से। तो अगर कंपनीज इस बात को इग्नोर कर रही है कि अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो होने दें, और कंपनीज प्राइवेट कंपनीज बात को इग्नोर कर रही हैं कि कस्टमर का नुकसान हो रहा है तो होने दें, लेकिन अगर कंपनी सिर्फ ये सोच रही है कि उनका प्रॉफिट होना चाहिए चाहे कैसे भी हो, उनको मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, अगर कंपनी ये सोच रही है, और चाहे वो मिलावट करें गुड्स के अंदर, एडिल्ट्रेशन करें, चाहे वो हाई प्राइस चार्ज करें, चाहे कस्टमर को एक्सप्लॉइट करें, लेकिन उनको मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो गलत है, कि इसे कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट। इसका मतलब वो सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट को ध्यान दे रहे हैं। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट पर इम्फेसिस ना दें, बल्कि हम जो इम्पोर्टेंस दें वो सोशल इंटरेस्ट पर इम्फेसिस दें, यानी पब्लिक वेलफेयर पर इंटरेस्ट, जो पब्लिक वेलफेयर है उसको मेन इंपॉर्टेंस देना चाहिए एज कंपेयर टू सेल्फ इंटरेस्ट। प्राइवेट कंपनी को प्रॉफिट भी होना चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट हो, इतना प्रॉफिट हो प्राइवेट कंपनी को कि कंपनी चलती रहे, और प्रॉफिट उनको होना चाहिए। लेकिन प्राइवेट कंपनी के प्रॉफिट से जो है प्राइवेट कंपनी के सेल्फ इंटरेस्ट से पब्लिक को नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना। जो कंपनीज हैं वो जो गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं उससे जो है वो एयर पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, गुड्स के अंदर एडल्ट्रेशन मिलावट नहीं होना चाहिए, हाई से हाई प्राइस चार्ज नहीं करना चाहिए, ब्लैक मार्केटिंग नहीं होना चाहिए, है ना। अगर ब्लैक मार्केटिंग नहीं है, लो प्राइस पर गुड्स अवेलेबल है, अच्छी क्वालिटी का गुड्स अवेलेबल है, इन्वायरमेंट में एयर पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हम सोशल इंटरेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ साथ हमें थोड़ा प्रॉफिट भी हो रहा है, यानी हमें सेल्फ इंटरेस्ट भी अचीव हो रहा है। तो इसको मतलब सेल्फ इंटरेस्ट के साथ साथ हमें सबसे ज़्यादा जो इम्फेसिस देना चाहिए कि वो देना चाहिए सोशल वेलफेयर पर, कि हम सोशल वेलफेयर भी प्रोवाइड करें, किसी को एक्सप्लॉइट ना करें, गुड्स अच्छी क्वालिटी का गुड्स लो प्राइस पर सप्लाई करें, एडल्ट्रेशन ना करें, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन ना करें, इसके साथ साथ कुछ प्रॉफिट भी हमें अर्न होता रहे। तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए पब्लिक को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट अचीव करने के लिए सोशल इंटरेस्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि सोशल इंटरेस्ट को मेन इम्फेसिस देना चाहिए, बाद में सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए, और सेल्फ इंटरेस्ट में प्रॉफिट हो ताकि कंपनी रन होती रहे, लेकिन इतना ज्यादा प्रॉफिट भी अर्न ना करें कि इससे एक्सप्लॉइट होने लगे पब्लिक। ओके, तो मेन जो है हमें सोशल वेलफेयर पर ध्यान देना है ना इसके अंदर। ये सेकंड ऑब्जेक्टिव हुआ आपका। थर्ड ऑब्जेक्टिव है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये है कि हम अपने रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करें कि मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम गुड्स प्रोड्यूस करें, और वो रिसोर्सेज जो है वो वेस्टेज ना हो। हम अपने रिसोर्सेज का इफेक्टिवली यूटिलाइज करें, हम अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूज करें, मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम गुड्स प्रोड्यूस हो, और कोई भी रिसोर्सेज बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होने चाहिए। ये मतलब हुआ ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज का। ओके, नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग कमीशन इकोनॉमिक प्लानिंग का, वो है फोर्थ ऑब्जेक्टिव of economic planning is to increase rate of capital formation. First of all, what is capital formation? Capital formation is the increase in existing stock of capital. कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल है, वो एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल कितना इंक्रीज हुआ, जितना एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो गया उसे कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। अब इस कैपिटल फॉर्मेशन को अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूं, तब आपके ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैपिटल फॉर्मेशन किसे कहते हैं। सपोज 1 जनवरी 2005 में कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है, उस कंपनी के पास 5 मशीन है। ये जो 5 मशीन है ये कहलाएगा एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल।
जो कैपिटल का मौजूदा स्टॉक है उस कंपनी के पास वो 5 मशीन है 1 जनवरी 2005 में। जब 31 दिसंबर 2005 में उस कंपनी के पास 8 मशीन हो गई। इसका मतलब जो पहले जो एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल था वो 5 मशीन थी, अब उसके पास कैपिटल इंक्रीज हो गया, 5 मशीन से 8 मशीन हो गई। 3 मशीन जो है वो 1 साल के अंदर इंक्रीज हो गई। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक उसके पास मशीन नंबर ऑफ मशीन 5 से 8 हो गई, यानी 3 मशीन इंक्रीज हो गई। जितनी मशीन इंक्रीज हो गई 3, वो कहलाएगा कैपिटल फॉर्मेशन। 1 साल के अंदर कितनी मशीन या टेक्नोलॉजी एक कंपनी के पास इंक्रीज हुई, जितनी मशीन इंक्रीज हुई वो कहलाएगा कैपिटल फॉर्मेशन। 1 जनवरी में 5 मशीन थी, 31 दिसंबर में 8 मशीन हो गई, जो 3 मशीन इंक्रीज हो गई उसे कहेंगे कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये 3 मशीन कैसे इंक्रीज हुई? एक मशीन अगर 5 लाख रुपीस की आती है तो 3 मशीन आपने परचेज करने में 15 लाख रुपए क्या किए, इन्वेस्ट किए। 3 मशीन खुद ब खुद इंक्रीज नहीं हुई होंगी, बल्कि आपने उन मशीन को परचेज किया होगा, और मशीन को परचेज करने में आपने 3 मशीन को परचेज किया, तब जाके मशीन 5 से 8 हुई, और 3 मशीन को परचेज करने में 15 लाख रुपए आपने क्या किए, वो इन्वेस्ट किए। तो 15 लाख इन्वेस्ट करने के बाद 3 मशीन इंक्रीज हुई, 5 से 8 हुई, 3 मशीन इंक्रीज हुई तो कैपिटल फॉर्मेशन 3 हुआ। अब इसके लिए आपको 15 लाख इन्वेस्ट करना पड़े। 15 लाख आप उस वक्त इन्वेस्ट करेंगे जब आपके पास सेविंग जो है वो 15 लाख रुपीस होने चाहिए। अगर 15 लाख आपके पास सेविंग है तो आप फिर 15 लाख इन्वेस्ट करेंगे और 15 लाख से 3 मशीन खरीदेंगे, और फिर आपके पास मशीन 5 से 8 3 इंक्रीज हो गई, 3 मशीन इंक्रीज हो गई, तो वो क्या हो गया, कैपिटल फॉर्मेशन। अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज करना। कैपिटल फॉर्मेशन कैसे इंक्रीज होगा? अगर हमारी सेविंग इंक्रीज हो जाए। हमारी सेविंग 15 लाख थी, अब सपोज हमारी सेविंग जो है वो 15 लाख से इंक्रीज होकर 25 लाख रुपीस हो जाए। अगर सेविंग हमारी 15 लाख से 25 लाख हो गई तो इन्वेस्टमेंट भी 15 लाख से इंक्रीज होकर 25 लाख हो सकता है। जब इन्वेस्टमेंट 25 लाख होगा, एक मशीन 5 लाख रुपए की आती है और 25 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करोगे तो आप 5 मशीन खरीदेंगे। तो इसका मतलब मशीन जो है वो 5 मशीन आप परचेस करोगे तो 5 मशीन इंक्रीज होंगी, तो कैपिटल फॉर्मेशन आप कितना हो गया, 5 हो गया, और पहले कितना था, 3 था। तो कैपिटल फॉर्मेशन जो इंक्रीज हुआ वो सेविंग इंक्रीज होने की वजह से इंक्रीज हुआ। सबसे पहले सेविंग इंक्रीज होगी तो फिर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो ज्यादा मशीन और टेक्नोलॉजी खरीदोगे तो कैपिटल फॉर्मेशन भी जो है वो ज्यादा होगा। इट मीन्स अवर कैपिटल फॉर्मेशन इज डिपेंड अपॉन रेट ऑफ सेविंग। व्हेन द saving of the public increases, then investment will also increase. When investment increase, we purchase more machine, more technology, then capital formation will also increase. In this way, capital formation is depend upon the rate of saving. Our next objective of economic planning is to increase the rate of capital formation. We can increase the rate of capital formation by increasing the rate of saving. If the rate of saving increases, investment will also increases. When investment increase, we establish new factory, new companies. If investment increase, we purchase new machine, new technology. So capital formation will also increase. In this way, capital formation is totally depend upon the rate of saving. If we want to increase the rate of capital formation, for this purpose, we must increase the rate of saving, so that capital formation will also increase. Okay. Next objective of economic planning is to remove income inequality and control inflation. एक्चुअली हमारी कंट्री के अंदर किसी की इनकम ज़्यादा है और किसी की इनकम कम है, इसे कहते हैं इनकम इनइक्वलिटी। गवर्नमेंट चाहती है इस इनकम इनइक्वलिटी को रिमूव किया जाए।
अब इनकम इनइक्वलिटी कैसे रिमूव हो सकती है? ओके, अब इसके लिए गवर्नमेंट एक पॉलिसी यूज करती है, उसका नाम है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी से इनकम इनइक्वलिटी को कुछ रिड्यूस कर सकते हैं। अब किस तरह से कर सकते हैं वो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाउ फिस्कल पॉलिसी इज हेल्पफुल टू रिमूव इनकम इनइक्वलिटी। सपोज द इनकम of Mr. A is 15,000 and the income of Mr. B is 25,000. So the gap between the income of Mr. A and income of Mr. B is 10,000. This 10,000 is known as income inequality. मिस्टर ए की इनकम सपोज 15,000 है, मिस्टर बी की इनकम 25,000 है। दोनों की इनकम में जो गैप है उसे 10,000 रुपए का जो गैप है, मिस्टर ए की इनकम 15,000, सपोज मिस्टर बी की इनकम 25,000 रुपए है। दोनों की इनकम में जो 10,000 रुपए का गैप है इसे कहते हैं इनकम इनइक्वालिटी। गवर्नमेंट इस इनकम इनइक्वालिटी को रिमूव करना चाहती है और सबकी इनकम इक्वल होना चाहिए ताकि अमीर और गरीब का कोई गैप खत्म हो जाए। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, टू रिमूव इनकम इनइक्वालिटी। इसके लिए गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी यूज करती है। फिस्कल पॉलिसी के अंदर जिनकी इनकम ज्यादा है गवर्नमेंट उन पर इनकम टैक्स इंपोज करती है। सपोज मिस्टर बी के ऊपर 5,000 इनकम टैक्स इंपोज किया। अब मिस्टर बी जो है वो 25,000 में से 5,000 इनकम टैक्स देंगे। इनकम टैक्स देने के बाद मिस्टर बी की जो इनकम बाकी बची वो 20,000 रुपए बाकी बची। ये कहलाएगी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इनकम टैक्स पे करने के बाद जो इनकम बाकी बचती है उसे कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो मिस्टर बी की जो इनकम है वो अब 20,000 रुपए हो गई टैक्स पे करने के बाद। 25 से 20 हो गई, 5,000 रुपए टैक्स पे कर दिया। इसी फिस्कल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट जो मिस्टर ए है उनको कुछ अलाउंसेस देगी, जैसे मेडिकल अलाउंसेस 2,000 रुपए, ट्रैवलिंग अलाउंसेस 3,000 रुपए। तो इस तरह से 5,000 मिस्टर ए को अलाउंसेस दिए। मिस्टर ए की इनकम थी 15,000, 5,000 अलाउंसेस मिले। अब उनकी टोटल इनकम कितनी हो गई? 15,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 20,000। अब मिस्टर ए की इनकम भी 20,000 हो गई, मिस्टर बी की इनकम भी 20,000 हो गई। दोनों की इनकम बराबर हो गई और जो गैप था दोनों की इनकम में 10,000 का, वो इनकम इनइक्वालिटी गैप खत्म हो गया। इस तरह से गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के थ्रू जिसकी इनकम ज्यादा होती है उस पर इनकम टैक्स इंपोज करती है ताकि हाई इनकम ग्रुप की इनकम थोड़ी सी कम हो जाए। और जिनकी इनकम लो होती है गवर्नमेंट उन्हें एक सब्सिडी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, डीआरएस अलाउंस देती है ताकि लो इनकम पर्सन की इनकम थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए। इस तरह से दोनों की इनकम काफी हद तक बराबर हो सकती है और इनकम इनइक्वालिटी जो है वो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू इस रिमूव हो सकती है। ओके, तो एक ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का ये भी था टू रिमूव इनकम इनइक्वालिटी एंड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। कंट्री के अंदर जो इन्फ्लेशन है उस इन्फ्लेशन इज दैट प्रोसेस इन विच द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस इंक्रीज कंटिन्यूसली ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर एक कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विस के प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं तो उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट का एम है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड को यूज करती है। ओके, इसके अंदर एसएलआर, सीआरआर, बैंक रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर देती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। शेयर्स डिवेंचर पब्लिक को इशू करती है, सेल करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ये एक पूरा टॉपिक था हाउ सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट या हाउ सेंट्रल बैंक कंट्रोल इन्फ्लेशन। ये एक टॉपिक था इसमें। तो ये मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था कि हाउ सेंट्रल बैंक कंट्रोल इन्फ्लेशन और हाउ सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट। ओके, उसके जिसमें दो मेथड यूज किए गए थे, क्वांटिटेटिव मेथड एंड क्वालिटेटिव मेथड।
है ना। और क्वालिटेटिव मेथड में SLR CRR बैंक रेट इंक्रीज हुआ था, और क्वांटिटेटिव मेथड में मार्जिन रिक्वायरमेंट इशू हुए थे। तो इन्फ्लेशन को सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो है मॉनेटरी पॉलिसी भी यूज़ करती है, जिसके थ्रू वो SLR CRR बैंक रेट इंक्रीज करती है। तो एक ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का ये भी है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, ताकि पुअर पर्सन भी गुड्स एंड सर्विस परचेज कर सकें अगर प्राइस कम होंगे तो एक ऑब्जेक्टिव ये भी है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक प्लानिंग का, टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव करना। एक्चुअली गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट किए थे, जैसे जवाहर रोजगार योजना, उसमें और एक प्रोग्राम था इसमें इसके अंदर जो था इसमें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये एक प्रोग्राम था जो सितंबर 2005 में पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ था। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट was passed in the parliament in September 2005, and this program was implemented in India only in 200 backward districts in September 2006, and the main aim of this program is to provide job for 100 days. After that, this program was implemented in the whole country, and this program is very much successful. This program provides job to each and every household for 100 days. In this way, unemployment can be removed for 100 days of the one person. तो गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव करने के बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए थे, जवाहर रोजगार योजना, सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम, है ना। ऐसी एक प्रोग्राम था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये जो एक्ट है वो पार्लियामेंट में सितंबर 2005 में पास हुआ था, ठीक है। सितंबर 2005 के अंदर ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ था, और ये जो एक्ट है ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा एक्ट, ये जो है पार्लियामेंट में 2005 में पास हुआ। और हमारी कंट्री के अंदर जो है वो 2006 में सिर्फ 200 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई हुआ था, 200 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई हुआ था 2006 के अंदर। और उसके बाद ये फिर 1 अप्रैल 2008 में ये जो है पूरी कंट्री में अप्लाई हो गया ये एक्ट। और इसका एम ये था कि 100 डेज के लिए लोगों को जॉब प्रोवाइड करना, ये इसका एम था। और एक घर में अगर 4 मेंबर हैं तो पहले 100 डेज के लिए एक मेंबर को जॉब दी गई, फिर दूसरे मेंबर को 100 डेज के लिए जॉब दी गई, फिर तीसरे मेंबर को 100 डेज के लिए जॉब दी गई, फिर चौथे मेंबर को जॉब दी गई 100 डेज के लिए, और उस जॉब में इतनी सैलरी होगी कि वो सारे मेंबर का खर्चा उठा सकें। तो 100 डेज के लिए जॉब प्रोवाइड करना। अगर गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड नहीं कर पा रही है इस प्रोग्राम के थ्रू, तो गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड करती थी, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस से वो अपनी बेसिक नीड सेटिस्फाई कर लें। और इसमें वुमेन का 1/3 रिजर्वेशन था कि वुमेन को जो जॉब मिलेगी वो अगर 900 जॉब हैं तो 900 में से 300 जॉब जो है वुमेन के लिए रिजर्व हैं, उसमें मैन अपॉइंट नहीं हो सकते। तो 900 में से 1/3 यानी कि 300 वुमेन के लिए रिजर्व हो गई, रिमेनिंग 600 बची। 600 पर मैन और वुमेन दोनों अपॉइंट हो सकते हैं। ओके, तो ये प्रोग्राम काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा और काफ़ी लोगों को इसमें जॉब प्रोवाइड की गई। गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए थे, अलग अलग 5 ईयर प्लान के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए। काफ़ी हद तक अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव हुआ भी है, लेकिन अब भी जो है हमारी कंट्री के अंदर काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट है, अभी और अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव करने की ज़रूरत है। ये भी एक हमारा ऑब्जेक्टिव है, टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जो इकोनॉमिक प्लानिंग के थे। पहला ऑब्जेक्टिव था टू रिमूव पॉवर्टी, दूसरा ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड सोशल इंटरेस्ट, तीसरा ऑब्जेक्टिव था टू यूज अवर रिसोर्सेज इफिशिएंटली, वी मस्ट यूज अवर ऑल रिसोर्सेज इफिशिएंटली सो दैट वी प्रोड्यूस मैक्सिमम गुड्स विद मिनिमम रिसोर्सेज। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। Next objective, to remove income inequality, to control inflation, and to remove unemployment. These are the some objectives of economic planning. Now we will discuss the failure of economic planning. Economic planning जो है वो
कहाँ कहाँ फेलियर हो गई, जो अचीव नहीं कर पाए, अब हम वो डिस्कस करेंगे। फेलियर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। द फर्स्ट पॉइंट इज अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। In spite of this, government started different programs to remove unemployment, but it has still remained a challenge. The number of unemployed people increased from 3.3 million in 1951 to 23 million in 1992. Okay. एक जो इकोनॉमिक प्लानिंग का जो फेलियर है वो ये है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। हालांकि जैसे मैंने बताया, गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए थे। इन सब प्रोग्राम के बावजूद भी अभी तक अनएम्प्लॉयमेंट हमारे लिए एक चैलेंज है कि किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करें। अभी तक हम फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव नहीं कर पाए। और अगर हम डाटा को देखें तो वो ये है कि 1951 में हमारी कंट्री के अंदर 3.3 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड थे। 3.3 मिलियन अनएम्प्लॉयड थे हमारी कंट्री के अंदर 1951 में। ये अनएम्प्लॉयमेंट का रेट और इंक्रीज हुआ और ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 23 मिलियन हो गया। 3.3 मिलियन से इंक्रीज होकर 23 मिलियन लोग अनएम्प्लॉय हो गए 1992 में। इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इंक्रीज हो रहा है। एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इतना इंक्रीज क्यों हो रहा है? गवर्नमेंट की इतनी पॉलिसीज और प्लस प्रोग्राम्स के बावजूद अनएम्प्लॉयमेंट क्यों इंक्रीज हो रहा है? उसका मेन रीजन क्या है? उसका जो मेन रीजन है वो ये है कि द रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन is more than the rate of increase in employment opportunities. जिस रेट से हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो रही हैं, पॉपुलेशन उससे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। अगर सपोज पॉपुलेशन इंक्रीज हुई 25% और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हुई 10%, इसका मतलब 25% में से 10% लोगों को जॉब मिलेगी, फिर भी 15% लोग क्या रह जाएंगे? अनएम्प्लॉय रह जाएंगे। एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो मेन रीजन है वो यही है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं किस तरह से हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। अगर सपोज एक कंट्री के अंदर जो पॉपुलेशन है वो 100 करोड़ है, सपोज जॉब भी 100 करोड़ है, सपोज पॉपुलेशन 100 करोड़, जॉब 100 करोड़, इसका मतलब सबको जॉब मिल गई, फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट, सबको जॉब मिल चुकी है। अब सपोज 5 साल बाद पॉपुलेशन हो गई 200 करोड़ और जॉब अपॉर्चुनिटी हुई 100 से 150। पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई, जॉब भी इंक्रीज हुई, लेकिन जॉब जो इंक्रीज हुई वो 100 से 150 यानी 50% जॉब इंक्रीज हुई। और पॉपुलेशन 100 से 200 यानी पॉपुलेशन 100% इंक्रीज हो गई और जॉब ओनली 50% इंक्रीज हुई। द रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन दैट इज मोर देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज। पॉपुलेशन 100 से 200 करोड़ हो गई और जॉब अपॉर्चुनिटी 100 से 150 हुई। इसका मतलब ये हुआ कि अब 200 करोड़ में से 150 लोगों को जॉब मिलेगी और 50% लोग ऐसे होंगे जो अनएम्प्लॉय होंगे। ये तो अनएम्प्लॉयमेंट इस वजह से इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर जो पॉपुलेशन है वो जॉब अपॉर्चुनिटी से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। इस वजह से काफी लोग अनएम्प्लॉय हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव किया जाए तो इसके लिए जरूरी है कि थोड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए और इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि जॉब अपॉर्चुनिटी का जो रेट है उसे और इंक्रीज करें। ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो और पॉपुलेशन को थोड़ा कंट्रोल करें, तब जाके हम अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़ा रिमूव कर सकते हैं।
तो एक जो हमारा चैलेंज था कि गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स यूज कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए, उसके बावजूद भी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। 1951 में 3.3 मिलियन लोग इंडिया में अनएम्प्लॉय थे, लेकिन ये अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 3.3 मिलियन से इंक्रीज होकर 23 मिलियन हो गया 1992 में। इसका मतलब हम अनएम्प्लॉयमेंट को टोटली रिमूव नहीं कर पा रहे। हमारा जो ऑब्जेक्टिव था टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था, ये अभी तक हमारा अचीव नहीं हो पाया। एक फेलियर ये हुआ इकोनॉमिक प्लानिंग का। दूसरा जो फेलियर है वो है रिडक्शन इन पॉवर्टी। एक हमारा एम था, फर्स्ट एम जो ऑब्जेक्टिव था वो इकोनॉमिक प्लानिंग का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था टू रिमूव पॉवर्टी, तो ये ऑब्जेक्टिव भी हम अचीव नहीं कर पाए। A number of poverty alleviation programs was started by the government, like PDS public distribution system was started to provide food grain at a low price to the poor person. As a result of these programs and measures of the government, poverty was reduced from 36% in 1993 to 21.9% in 2012. But about 50% of those persons who are absolutely poor in the world live in India. क्या मतलब हुआ कि हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने चलाए हैं पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। उसके रिजल्ट कुछ पॉवर्टी इंडिया में रिड्यूस हुई है। जैसे 1993 में 36% इंडिया में पॉवर्टी थी, ये 36% से डिक्रीज होकर 21.9% हो गई 2012 के अंदर। तो पॉवर्टी का जो रेट है, जो रेशियो ऑफ पॉवर्टी है या रेट ऑफ पॉवर्टी है, वो इंडिया में डिक्रीज हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। लेकिन अब भी अगर ये कहा जाए कि जो पूरी दुनिया के अंदर जो एब्सोल्यूट पुअर पर्सन है उसमें से 50% एब्सोल्यूट पुअर पर्सन इंडिया में रहते हैं। अब भी इस वक्त भी पूरी दुनिया के अंदर जितने एब्सोल्यूट पुअर पर्सन है उसके 50% एब्सोल्यूट पुअर पर्सन सिर्फ और सिर्फ इंडिया में रहते हैं। तो इसका मतलब अब भी इंडिया में काफी हद तक पॉवर्टी है और भी उसको पॉवर्टी को रिमूव करने की जरूरत है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव था टू रिमूव पॉवर्टी, अभी हमने पॉवर्टी को कुछ रिड्यूस तो कर लिया है लेकिन काफी हद तक पूरी पॉवर्टी हम अपनी कंट्री से रिमूव नहीं कर पाए हैं। ये भी हमारे एक तरह से फेलियर है कि हम पूरी पॉवर्टी रिमूव नहीं कर पाए। नेक्स्ट फेलियर है थर्ड पॉइंट, रिडक्शन इन inequality. Reduction in inequality. About 60% of the total landholder are marginal farmers who have less than 1 hectare of land. The distribution of assets in urban areas was uneven. A small group of persons control big companies. It create economic inequality. हमारी कंट्री के अंदर इनकम इनइक्वलिटी अभी तक बहुत ज्यादा है। और किस तरह से ज्यादा है कि जो 60% जो लैंड है वो अभी तक मार्जिनल फार्मर्स के पास है। मार्जिनल फार्मर स्मॉल फार्मर्स को कहते हैं। स्मॉल फार्मर्स के पास 1 हेक्टेयर से भी कम लैंड है। कुछ फार्मर ऐसे हैं जिनके पास लैंड बहुत ज्यादा है, जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है, और कुछ फार्मर ऐसे हैं जिनके पास लैंड 1 हेक्टेयर से कम है, उनकी इनकम बहुत कम है। और कुछ फार्मर बेचारे ऐसे हैं जो लैंड लेस फार्मर है, जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है, जो दूसरों के काम करते हैं, उनकी तो इनकम बहुत ही कम है। इस तरह से इनकम में काफी गैप हो गया। किसी के पास सपोज 25 हेक्टेयर लैंड है और किसी के पास 1 हेक्टेयर से भी कम लैंड है और किसी के पास बिल्कुल लैंड नहीं है, लैंडलेस फार्मर है।
तो इस तरह से सबकी जो इनकम है वो अलग अलग है। जिसके पास 25 और 30 हेक्टेयर लैंड है उसकी इनकम बहुत ज़्यादा है, उस फार्मर की इनकम। और जिसके पास जिस फार्मर के पास लैंड 1 हेक्टेयर से कम है उसकी इनकम बहुत कम है। और जिसकी पास लैंड बिल्कुल नहीं है, लैंडलेस फार्मर है, वो औरों के यहाँ मजदूरी करता है, उसकी तो इनकम सबसे कम है। इसका मतलब इनकम में जो गैप है बहुत ज़्यादा है, इनकम इनइक्वलिटी अभी तक ज़्यादा है, वो रिमूव नहीं हो पाई है। ये ऑब्जेक्टिव हम अचीव नहीं कर पाए, टू रिमूव इनकम इनइक्वलिटी। इसके अलावा एक चीज और है जो काफी गलत है कि कुछ लोग ऐसे हैं कंट्री के अंदर जिनके पास जो है वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो पूरी जो मोनोपोली कंसंट्रेशन उनके हाथों में है। सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो कंट्री के अंदर, जैसे अभी देखा जाए एट प्रेजेंट रिलायंस वाले हैं, टाटा स्टील इंडस्ट्री हैं, इनके पास बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और ये नई नई कंपनीज खोल रहे हैं और कम्युनिकेशन के अंदर भी आ रहे हैं, पेट्रोल के अंदर भी आ रहे हैं, शॉपिंग मॉल भी खोल रहे हैं। तो ज़्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटी यही लोग कर रहे हैं। अगर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी ये लोग करेंगी तो दूसरे लोग क्या करेंगे? सिर्फ कंट्री के अंदर ही अगर सिर्फ 5 या 6 लोग ही जो सारी इंडस्ट्री उनके हाथ में हो जाएं, 5-6 लोग ही जो है वो पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करें, उनके पास सारी इंडस्ट्रीज हो, कंपनीज हो, रेलवे हो, है वो खरीद रहे हैं, रेलवे भी खरीदने को तैयार हैं वो लोग, ठीक है, एयरलाइन भी खरीदने को तैयार हैं, वो शॉपिंग मॉल भी खोलने को तैयार हैं, इंडस्ट्रीज कंपनीज पहले से उनके पास हैं। तो अब फिर वो पूरी इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में कर लेंगे और फिर वो अपनी तरह से इकोनॉमी को रन करेंगे और फिर वो सेल्फ इंटरेस्ट यूज करेंगे, अपना प्रॉफिट देखेंगे, पब्लिक को नुकसान पहुंचाएंगे, पब्लिक को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो पूरी इकोनॉमी की जो कंसंट्रेशन पावर है वो कुछ हाथों में चली जाएगी, जिससे पूरी आम पब्लिक को बहुत नुकसान होगा। तो गवर्नमेंट का जो एम था वो ये था, टू रिमूव द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड। सिर्फ कुछ हाथों में पूरी इकोनॉमी की कंसंट्रेशन पावर नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ हाथों में इकोनॉमी की कंसंट्रेशन पावर होगी, कुछ ही लोगों के हाथों में पूरी इंडस्ट्री, कुछ ही लोग ही सारी, कुछ ही लोग अगर ऐसे हैं जो पूरी इंडस्ट्री को, कंपनीज को, फैक्ट्रीज को, शॉपिंग मॉल को, रेलवे को, बैंक को रन कर रहे हैं, तो पूरी इकोनॉमी उनके हाथ में आ जाएगी, वो फिर अपने प्रॉफिट के लिए सबको एक्सप्लॉइट करेंगे। ये नहीं होना चाहिए और हालांकि रियलिटी में कुछ इसी तरह से हो रहा है। तो ये एक फेलियर हुआ हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग का, जो नहीं होना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट के हाथ में इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का एम है टू प्रोवाइड वेलफेयर। और गवर्नमेंट के हाथ में अगर इकोनॉमिक पावर होगी तो गवर्नमेंट लोगों को वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए काम करेगी, तो पब्लिक एक्सप्लॉइट नहीं होंगे, पब्लिक का वेलफेयर होगा। इसलिए इकोनॉमिक की जो कंसंट्रेशन पावर है वो कुछ लोगों के, प्राइवेट लोगों के हाथों में नहीं होना चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट उस इकोनॉमिक पावर को वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सके, ताकि सबको वेलफेयर प्रोवाइड किया जा सके। ओके, एक और फेलियर है हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। देयर हैज बीन an increase in general price level during planning period. The average rate of inflation has increased from 6.2% in second plan to 7.4% in 11th plan. Okay, हमारा एम ये भी था कि टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इस ऑब्जेक्टिव को भी हम अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर कंटिन्यूसली इन्फ्लेशन का जो रेट है वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे सेकेंड 5-5 प्लान के अंदर जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन था वो 6.2% था, 11 5-5 प्लान में वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन 6.2 से इंक्रीज होकर 7.4% हो गया। इसका मतलब रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी हमारे यहाँ इंक्रीज हो रहा है और हमारा ऑब्जेक्टिव था टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इस ऑब्जेक्टिव को हम अचीव नहीं कर पाए, इसमें भी हम फेलियर हैं। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग के कुछ फेलियर थे। तो आज जो मैंने डिस्कस किया है वो ये किया है कि इकोनॉमिक प्लानिंग के मीनिंग एक्सप्लेन किए हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन किए हैं और इकोनॉमिक प्लानिंग के फेलियर्स को एक्सप्लेन किया है। ये 3 टॉपिक आज मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। ओके, थैंक यू।